जी स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे रैंडम वेरिएबल से। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ अगेन वही जो हमने पढ़ा हुआ था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। Any numerical quantity whose values are determined by the outcome of a random experiment is called random variable। कि random variable की definition है कि any numerical quantity whose values are determined by the outcomes of a random experiment। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है स्टूडेंट? कॉइन टॉस करना, डाई टॉस करना, डाई थ्रो करना, बॉल ड्रॉ करना, कार्ड ड्रॉ करना, कोई बॉक्स में से डिफेक्टिव आइटम ड्रॉ करना, ये सारे इनको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आते हैं उसको हम आउटकम्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आउटकम्स कहते हैं। तो अब देखें, ये मैं 3 कॉइन टॉस कर रहा हूँ, 3 कॉइन टॉस कर रहा हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। जब 3 कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आउटकम आती हैं। ये मेरे पास या तो तीनों हेड आ सकते हैं, या हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड हेड। तो ये सारा मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ये हमने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में किया हुआ था कि किस तरह ये एच एच आता है और किस तरह एच एच टी आता है। अब ये जो है ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, ये वाली 0 3 1 2 दीज आर न्यूमेरिकल क्वांटिटी whose values, जिनकी वैल्यू हम किससे डिटरमिन करते हैं? आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं। इनसे जो मेरे पास न्यूमेरिकल क्वांटिटी आती है ये वाली, दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। और स्टूडेंट, रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं एक्स से। और ये जो कैपिटल लेटर हैं, कैपिटल लेटर रैंडम वेरिएबल के लिए होते हैं और स्मॉल लेटर उसकी वैल्यूज के लिए होते हैं। आज मैं बेसिक से ही शुरू कर रहा हूँ, यही देखें कि आपका पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स वाई जेड से, उसकी वैल्यू को स्मॉल एक्स वाई जेड से। और लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड, देन एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3। अगर एक्स नंबर ऑफ हेड को डिनोट करते तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी? 0 1 1 1 2 2 2 3। इसका मतलब है कि आपके पास 1 3 टाइम आ रहा है, 2 आपके पास 2 टाइम आ रहा है, 0 1 टाइम आ रहा है, और 3 आपके पास 1 टाइम आ रहा है। यही वजह है कि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0 1 2 3। ठीक हो गई। उसके बाद रैंडम वेरिएबल को आगे स्टूडेंट हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है डिस्क्रीट, जिसको हम काउंटेबल भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस केस, जिसको हम मेजरेबल भी कहते हैं। ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस मेजरेबल। अब स्टूडेंट एक पॉइंट आपने यहाँ पे ज़हन में रखना है कि इसके बाद आपने जितना कुछ भी रैंडम वेरिएबल का करना है उसके दो पोर्शन होंगे। एक आपके पास डिस्क्रीट वाला पोर्शन होगा और एक आपके पास कंटिन्यूस वाला पोर्शन होगा। आपका पूरा चैप्टर, इवन इसके बाद आपने जो कुछ भी स्टडी करना है, वो सारा का सारा दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक आपका डिस्क्रीट केस होगा और एक आपका कंटिन्यूस केस होगा। अब डिस्क्रीट होता क्या है? काउंटेबल करेक्टरिस्टिक। काउंटेबल करेक्टरिस्टिक जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वो डिस्क्रीट की सेंस में आता है। मसलन नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? उसको हम काउंट करते हैं। नंबर ऑफ चेयर, उसको हम काउंट करते हैं। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, उसको हम काउंट करते हैं। नंबर ऑफ डिसिप्लिन इन एनी कॉलेज, उसको हम काउंट करते हैं। तो ये काउंटेबल करेक्टरिस्टिक, जो स्टूडेंट जिसको काउंट करते हैं वो होल नंबर होता है। मतलब 1 स्टूडेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या किसी क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, या 45 स्टूडेंट हो सकते हैं,
या 30 स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसमें कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं आती, कोई ये जंप्स आते हैं इसमें। तो जितने भी आपके नंबर हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे डिस्क्रीट केस में आ रहे हैं। अगर 1.5 आ जाता है तो ये डिस्क्रीट केस नहीं है, क्योंकि डिस्क्रीट होता है काउंटेबल, जिसको हम काउंट करते हैं तो वो एग्जैक्ट नंबर होता है। तो स्टूडेंट कंटिन्यूस केस में ये होता है मेजरेबल। अब किसको हम मेजर करते हैं? हम हाइट को मेजर करते हैं, हम वेट को मेजर करते हैं, हम लेंथ को मेजर करते हैं, हम स्पीड को मेजर करते हैं। ये इनको हम मेजर करते हैं, दीज आर कंटिन्यूस केस। अब आपको पता है कि जब आप लेंथ मेजर करते हो या वेट मेजर करते हो तो आमतौर पे हम कहते हैं जी इसका 80 केजी वेट है। अब 80 से नीचे, केजी से आगे पता आपको ग्राम भी आते हैं, हम उसकी बात नहीं करते, आमतौर पे मिलीग्राम भी आते हैं, इससे आगे भी यूनिट होंगे। तो इसमें हर पॉइंट से गुजर के जाते हैं, कंटिन्यूस केस में हर पॉइंट से गुजर जाते हैं। जो चीज़ मेजरेबल होती है वो उसमें 1.5 भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है, आपका वेट 80.5 केजी भी हो सकता है। इस इंस्टेंट आपके पास जो टाइम है, टाइम आपका जब हम नोट करते हैं तो हम सिर्फ 2 या 3 जो है ना वो सुइयाँ देखते हैं कि एक एच है, आर वाली है, एक मिनट वाली है, एक सेकंड वाली है, लेकिन इसके दरमियान भी टाइम होता है, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, तो हम उनको नहीं देखते। तो ये भी हर पॉइंट से सुई गुजर के जा रही होती है, कोई पॉइंट वो मिस नहीं कर रही होती। ठीक है, तो डिस्क्रीट में क्या था, जंप्स होते हैं, डिस्क्रीट में जंप्स होते हैं, और कंटिन्यूस केस में कोई जंप्स नहीं होता। ठीक है जी स्टूडेंट, ये तो वैसे इस पे मैंने इतना जोर लगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम, देन आउटकम विल बी सेम, देन लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 1 2 3। अब इसमें अब देखें, आपके पास 1 3 टाइम आ रहे हैं, 2 आपके पास 3 टाइम आ रहे हैं, 0 आपके पास 1 टाइम आ रहे हैं, 3 आपके पास 1 टाइम आ रहे हैं। अब अगर स्टूडेंट आपने कॉइन का क्वेश्चन किया हुआ है तो आपको याद है कि उसकी सैंपल स्पेस क्या होती थी, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब नो हेड। तो नो हेड कहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ एक जगह पे आ रहा है, तो ये 1/8 हो जाता है। इस तरह अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मालूम करना चाहो, 1 मीन 1 हेड, तो 1 हेड 3 टाइम आ रहे हैं, तो ये 3/8 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, 2 हेड, तो 2 हेड ये आपके पास 2 टाइम 3 टाइम आ रहा है, तो 3/8, और x इज इक्वल टू 3 1/8, ये 1 टाइम आ रहा है। ये कॉइन का ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी वाले पोर्शन में किया हुआ है, यहाँ वैसे ही आपको मैं समझाने लगा हूँ। तो स्टूडेंट ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज और उनकी प्रोबेबिलिटी मैंने उसको टेबल की फॉर्म में लिख दिए हैं। पहले तो मैंने जस्ट वैसे समझाया ना, तो मैंने 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 की 3/8, 2 की 3/8 और 3 की 1/8। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। इस टेबल को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं हम इसको। और स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि इसका टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। ये जो टेबल बना हुआ है ना प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, इसमें अगर तमाम प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो इसका टोटल हमेशा 1 आना चाहिए। और उसके बाद ये जो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं ये भी प्लस होनी, पॉजिटिव होनी चाहिए, सॉरी। कोई भी इसमें वैसे ही आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है ये होती है, प्रोबेबिलिटी की रेंज जो है ना वो 0 और 1 के दरमियान होती है।
1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इस रेंज से बाहर नहीं जा सकती, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगी। तो इसकी ये दो प्रॉपर्टीज हैं, एक ये वाली प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई ग्रेटर देन 0 और सम ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 1। 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है लेकिन 0 से लेस नहीं हो सकती। 1 हो सकती है लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो ये इन दो इसकी डिस्क्रीट केस में इसकी ये दो प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ डेफिनेशन आ गई उसकी कि एन अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज और रैंडम वेरिएबल, ये हैं रैंडम वेरिएबल, ये उसकी वैल्यूज हैं, ये उसकी वैल्यूज हैं विद द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी, ये उनकी साथ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये 1 की प्रॉपर्टी है, ये 2 की प्रॉपर्टी है, 3 की प्रॉपर्टी है। विद रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, या प्रॉपर्टी फंक्शन भी इसको कहते हैं, प्रॉपर्टी मास फंक्शन भी इसको कहते हैं। तो property function of discrete random variable is also called property mass function। जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आपने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ये तो हो गया ना, मैंने आपको यहाँ पे कॉइन के लिए हमने ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी है, और अब आपने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। उसके लिए क्या करना है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल हैं, और x डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, x ब्लैक बॉल को जाहिर करता है, और ड्रॉ कितने करने, 3 ड्रॉ करने, 3 बॉल जो है वो ड्रॉ करनी है। तो ये आपके पास एक बॉक्स है, इसमें से आपने 3 बॉल जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया, टोटल आपके पास 8 बॉल हैं, उसमें से आपने 3 ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3। साफ ज़ाहिर है, आप जब आपने 3 बॉल ड्रॉ करने हैं तो मैक्सिमम 3 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। अगर आप 4 बॉल ड्रॉ करते तो फिर क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4। तो इसमें NS टोटल में से आपने जितने ड्रॉ करने हैं ये NS होता है। और ये बॉल वाला क्वेश्चन भी हमने प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में किया हुआ है, और जिससे अब मैं प्रॉपर्टी से तो शुरू करने नहीं लगा, तो जिसने प्रॉपर्टी वाला चैप्टर किया उसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने NS डिफाइंड करने, NS के बाद पहला है प्रॉपर्टी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब नो ब्लैक बॉल, नो ब्लैक बॉल। नो ब्लैक बॉल का मतलब है कि आपके पास 3 ब्लैक है ना, तो 3 में से कुछ नहीं आएगा, 3 में से कुछ नहीं आएगा। फिर साफ तरह के 5 में से 3 आएंगे। और ये आपने ज़हन में रखने हैं कि जब भी ये वाला कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो इसका टोटल 8 आना चाहिए और इसका टोटल 3 आना चाहिए। ठीक हो गई। अब ये x इज इक्वल टू 0 के लिए, अब स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1 के लिए, अब 1 ब्लैक बॉल है तो मैं क्या करूँगा, 3C1 और 5C2, ये ब्लैक के लिए, ये वाइट के लिए, और टोटल क्या आ जाएगा, 8C3। और ये फार्मूला आपको याद होगा क्या था, NA/NS। यही फार्मूला मैं हर जगह पे यूज कर रहा हूँ, NA/NS। तो 1 ब्लैक बॉल के लिए हमने ये निकाल लिया। इसके बाद है 2, फिर 3, और उसके बाद ये टेबल की फॉर्म में इसको आपने लिख देना है। ये जो टेबल की फॉर्म में लिख दे दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी फंक्शन या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका टोटल हमेशा 1 के बराबर आता है। अगर ये 1 के बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन गलत किया है। और इनमें यही फॉर्मूला बार बार यूज होता है, जो भी मैंने आपको लिख के दिखाया है, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा। तो स्टूडेंट, हमने ये एक क्वेश्चन था जिसकी हमने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये करते हैं कि एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए प्रॉपर्टी मालूम करते हैं और उसको टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। लार्ज स्टोर प्लेस अ 15 clock रेडियो इन क्लियरेंस सेल, टोटल 15 clock हैं। अननोन टू एनी वन 5 और देम आर डिफेक्टिव, 5 डिफेक्टिव हैं। इसमें टोटल 15 है, 5 डिफेक्टिव हैं, तो 10 इसमें गुड हो जाएंगे और 3 वो टेस्ट करता है। और x वो कहता है व्हाट इज पीडी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x क्या होगी, where x denote the number of defective radio, where x denote the number of defective radios। तो स्टूडेंट ये आपके पास वही मैंने बॉक्स की फॉर्म में लिख दिया है जिसमें आपके पास 5 डिफेक्टिव और 10 गुड, उसने खुद ही यहाँ पे बताया हुआ है। और आपने ड्रॉ कितने करने हैं, उसमें से आपने 3 ड्रॉ करने हैं, ये 3 डिफरेंट टेस्ट करना, ड्रॉ करना। तो उसके बाद x की वैल्यू क्या होगी, लेट x नोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेडियो क्लॉक वेयर x इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो अब उसी तरह आपने ns डिफाइंड करना है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया, और ns आपका आ गया 15 C3, हमने टोटल 15 थे और 15 में से हम 3 ड्रॉ कर रहे थे। पे x इज इक्वल 0, 0 मीन नो डिफेक्टिव, x is equal to 1 mean 1 defective, x is equal to 2 mean 2 defective, x is equal to 3 mean 3 defective। तो उसी तरह ही आपने करना है, यानी कि नो डिफेक्टिव का मतलब 5 में से कुछ नहीं आएगा और 10 में से 3 आएंगे और नीचे वो NS आ जाएगा 15C3। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि इसका टोटल 15 आना चाहिए और इसका टोटल 3 आना चाहिए। ठीक हो गए। इसी तरह आपने 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और उसके बाद स्टूडेंट आपने इसका टेबल बना लेना है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका टोटल भी आपके पास 1 आना चाहिए। ये डिस्क्रीट केस में हमने मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया है और ये फॉर्मूला सेम बार बार वही यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। हाँ जी, अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, the distribution function of random variable x denoted by capital F of x is defined as capital F of x is equal to probability of x less or equal to x. The function f of x gives the probability of event that x take a value less than or equal to specified value of x। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम CDF भी कहते हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये जो कैपिटल F ऑफ x होता है ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल टू x। ठीक हो गया जी। और इसकी नोटेशन जो है ये कैपिटल F ऑफ x है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन उसको हम स्मॉल f ऑफ x से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शन को स्मॉल f ऑफ x से डिनोट करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह में लिखा होता है, बाज़ औक़ात इस तरह में लिखा होता है, ये एक ही नोटेशन है, ये सेम नोटेशन है। और कैपिटल F ऑफ x जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए नोटेशन हम यूज करते हैं। इसको जरा आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये उसी कॉइन वाला क्वेश्चन है जिसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम करने हैं। ये मैंने तमाम के लिए किया हुआ, ये आपने देख लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ कि जब आप लिखते हो f ऑफ 2, ये जो यहाँ पे x आ रहे हैं, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस आर इक्वल टू 2। तो ये लेस आर इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी।
इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है तो आपके पास एफ ऑफ 2 आ जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट एफ ऑफ 1 भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह बाकी सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 1। तो इसमें क्या क्या आएगा, 0 आएगा और 1 की प्रोबेबिलिटी आएगी। मैं इस फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक हो गई। नेक्स्ट वन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अच्छा, एक और भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको बैक करते हैं। अच्छा, ये पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक्स की वैल्यू थी 0, 1, 2, 3। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी निकाली थी 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। अच्छा, यहाँ पे आप कॉलम वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि पहली वैल्यू वैसे लिख लेते हैं 1/8, फिर 1/8 को 3/8 में ऐड करते हैं तो 4/8, 4/8 को 3/8 में ऐड करते हैं 7/8, 7/8 को 1/8 में ऐड करते हैं तो 8/8। क्रॉस एडिशन, इसको इधर ऐड किया तो यहाँ पे लिख दिया, इसको इधर ऐड किया तो यहाँ पे लिख दिया, इसको इधर ही ऐड किया तो यहाँ पे लिख दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आगे देखो, 3 के सामने ये वैल्यू आ रही है, 2 के सामने ये वैल्यू आ रही है, 1 के सामने ये वैल्यू आ रही है और 0 के सामने ये वैल्यू आ रही है। तो आप अगर वैसे भी लिखो एफ ऑफ फर्ज करो 3, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 3। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी 0, 1, 2, 3। तो उसको ऐड करोगे तो वो 8/8 क्या होता है, 1 होता है। ठीक हो गया। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, let x be a random variable with values x1, x2 up to xn with respective probabilities p of x1, p of x2 up to p of xn, then mathematical expectation या इसको हम कहते हैं expected value of x is denoted by e of x is defined as। तो डिस्क्रीट केस में ये है और कंटिन्यूस केस में ये है। अब ये पहले मैंने आपको शुरू में बताया था डिस्क्रीट केस में हम समीशन को डील करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क्रीट केस में समीशन आ रहा है और कंटिन्यूस केस में इंटीग्रल आ रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। अब स्टूडेंट, इसके अगर आप फॉर्मूले बाकी बनाना, अब यहाँ पे ई एक्स केयर करना चाहते हो तो क्या होगा, वही फार्मूला होगा, उसी तरह होगा, यहाँ पे एक्स केयर आ जाएगा। डिस्क्रीट में समीशन आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब करोगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। लिमिट में नहीं लिखने लगा, अंडरस्टूड है अब, ठीक हो गया। अब जो कुछ यहाँ पे लिखोगे, अगर आप यहाँ पे लिखते हो 2x+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x+1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे जो लिमिट हो गए -∞ से प्लस, ये जर्नल लिमिट होते हैं, आपने वो लिमिट पुट करने जो इस फंक्शन की आपको दिए जाएंगे, ये हमने जर्नल लिमिट पुट किए हुए हैं। तो इस तरह ई के अंदर जो कुछ भी होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्रॉपर्टी के साथ, डिस्क्रीट में समीशन आएगा और कंटिन्यूस केस में इंटीग्रल आएगा। अब सिंपल इंटीग्रेशन तो आपको आती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये देखें, इस सूरत में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में ये मीन का फॉर्मूला होता है और ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। अब मीन आप सुन ही रहे हैं, अर्थमेटिक मीन उसको कहते हैं, एवरेज कहते हैं, क्योंकि हमने जहाँ से शुरू किया वहाँ पे मीन का तल्लक नहीं था कुछ। आपका तो एडवांस उन्होंने कोर्स रखा हुआ है। तो ये मीन है, ये वेरिएंस है, और इसके लिए आपने पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स केयर निकालना है, उसके बाद उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो ये आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगी। अच्छा, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन
वो स्टूडेंट वेरिएंस का अंडर रूट होते हैं, वो भी पॉजिटिव, वेरिएंस का पॉजिटिव अंडर रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाते हैं। अच्छा, ये मोमेंट्स आ गए, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, वही ऊपर वाला फॉर्मूला उसी तरह ही जिस तरह अभी मैंने आपको बता रहा था। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर आर लिखते हैं हम, और आर की वैल्यू 1 2 3 4 तक होती हैं। हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं वो 4 होते हैं, M1 M2 M3 M4। तो इसी तरह अगर आपने, अच्छा स्टूडेंट अब ये 1 मिनट रह गए, तो इस लेक्चर को मैं अभी वाइंड अप करता हूँ, इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो आज इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वाला लेक्चर हम दोबारा शुरू करते हैं थोड़ी देर बाद। आप लोग ज्वाइन कीजिएगा 5 मिनट के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।